नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर शबीना खान जी। स्वागत है मैम आपका। और ये डायरेक्टर है सनराइज हॉस्पिटल की। आज हम मैम से जानेंगे प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। हमें थोड़ा बताइए आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग एक तरह से देखा जाए तो ये काउंसलिंग है जो कि एक हेल्थ केयर वर्कर यानी हम डॉक्टर्स पेशेंट को काउंसिल करते हैं, लेकिन कब करेंगे? प्रेगनेंसी से पूर्व पहले। कुछ परेशानियां अगर मरीज को है पहले से ही, तो वो आके जब वो गर्भ के बारे में सोच रहे हैं उससे पहले ही आके डॉक्टर को मिले, तो उसे हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। किस तरह की परेशानियां मैम? सबको आना चाहिए या कुछ नहीं? जैसे ये पहले तो ये है कि कब आना है उन्हें 6 महीने पहले ही अपने डॉक्टर को आके मिलना चाहिए अगर उन्हें कोई परेशानी है। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग हाई रिस्क ग्रुप्स को करते हैं, सबको नहीं। अब जैसे कोई है वो प्रेग्नेंट हो गई स्पॉन्टेनियसली अपने आप हो गई और उसके बाद आना चाह रही, तो कोई वो इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको हम लोग काउंसिल करेंगे और ये कहीं लिख के डाल देंगे जिनकी शादी हो पहले डॉक्टर से मिले, ऐसा नहीं है। ये इट इज ओनली फॉर दोज पेशेंट हु आर ऑफ हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क का मतलब ये है कि अगर उसे डायबिटीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, कोई स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल इंटेक, ठीक है, और या अगर ओबीज है, पेशेंट बहुत मोटा है, और अगर मान लीजिए कोई ड्रग्स ले रही हो, ड्रग्स मतलब कोई दवाइयों पे हो, जैसे किसी को एपिलेप्सी की परेशानी होती है तो एंटी एपिलेप्टिक देते हैं, और अगर किसी को मान लीजिए और कोई दवाई, कोई किसी भी टाइप की दवा ले रही हो तो पहले से ही उसकी चल रही हो जो दवाइयाँ, उसके लिए जरूरी हो जाता है ये चीज। अब इसके बारे में अगर सबसे पहले हम जैसे शुरू करते हैं खुद से ही कि जैसे हम होते हैं आई एम प्लानिंग, ठीक है, कि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव करूँ मगर मैं बहुत मोटी हूँ, तो आई शुड गो एंड मीट माई डॉक्टर। मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे अपना वजन प्रेगनेंसी करने से पहले ही कम करना होगा, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मोटापे की वजह से परेशानियां होती हैं, जैसे प्री एक्लेम्शिया हो गया, डायबिटीज हो गया, ऑपरेशन के बहुत चांसेस होते हैं, बच्चा बहुत मोटा होता है, बच्चा फंसने के चांसेस रहते हैं, बच्चे की डिलीवरी में दिक्कत होती है, तो ये सारी चीजें ना हो तो मुझे पहले ही मिलना होगा। अब मैं मान लीजिए डायबिटिक हूँ, डायबिटीज है, तो डायबिटीज भी अगर पेशेंट को है तो अगर वो 2 तरह की डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 हम लोग कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट। तो इसमें जो टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस है वो ज्यादा खतरनाक है टाइप 2 से, है ना। तो इस क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसमें बच्चे में बनावटी दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब बनावटी दिक्कत ये है कि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाती, जिसको हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह कहते हैं, और या फिर ब्रेन नहीं डेवलप होता है, ये यहाँ पे स्कैल्प जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा, तो उसको हम लोग वो सारी चीजें भी हो सकती हैं, दिल की परेशानी, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो मरीज हमसे अगर पहले से ही आगे मिल रहा है तो हम उसकी दवाइयों का एडजस्टमेंट करें, क्या दवाइयाँ वो ले सकती है प्रेगनेंसी में, क्या दवाइयाँ नहीं ले सकती है, उस चीज का ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये होगा कि वो एक जांच कराए HbA1c, जिसमें अगर हम देखते हैं कि लेवल अगर मान लीजिए 15 से ऊपर है तो उसमें चांसेस अबॉर्शन के या बनावटी दिक्कत के सबसे ज्यादा होते हैं। 10 से 15 है तब भी होते हैं, तो नॉर्मल 6 से कम होने चाहिए। तो अगर उससे ऊपर आ रहा है तो जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे में बनावटी दिक्कत होने की परेशानी ज्यादा होती है। तो इस चीज को कौन, जैसे दिल की परेशानी बच्चे को बाद में हो, हम दिखाए नहीं डॉक्टर को, बाद में BSD ASD या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसलिए हर महिला अगर वो डायबिटिक है तो उसको अपने डॉक्टर को पहले ही कंसल्ट करना चाहिए। बाद से अच्छा पहले ही है कि कोई परेशानी ना हो। अब कोई हाइपोथायरॉइड की पेशेंट है तो उसमें डोज जो ड्रग का डोज जो ले रही है वो एडजस्ट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हम लोग ये जानते हैं कि एक हाइपरडायनेमिक स्टेट है। हाइपरडायनेमिक मतलब हर कुछ इसमें बढ़ जाना है। तो जो जैसे
25 माइक्रोग्राम ले रहा है थायरॉक्सिन, तो हो सकता है हमें 50 करना हो, या और हमें 75 करना हो, या 100 करना हो। इस टाइप से वो जब वो डॉक्टर के पास आएगी जब भी तो पता चलेगा। तो इसलिए ये चीजें बड़ी जरूरी है। और कुछ जो ये बिहेवियरल हैबिट्स है कि स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, या मतलब स्मोकिंग का भी एडवर्स इफेक्ट है प्रेगनेंसी में। अगर वो स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल ले रही है, ठीक है, तो उससे बच्चे में लो बर्थ वेट हो गया, अल्कोहलिक बेबी हो सकता है जिसमें फेशियल डिफॉर्मिटीज होते हैं। तो हमें ये सारी चीजें पहले से ही उनको काउंसिल करना होगा। अगर हम उनको काउंसिल करके पूरा बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस द डोज, उनका जो ले रहे हैं अमाउंट में वो कम किया जा सकता है इस प्रीनेटल काउंसलिंग में। मैम अंदाजन कितना समय पहले एक पेशेंट को आना चाहिए? मैंने जैसे अभी बताया कि 6 महीने पहले उसको आना चाहिए। 3 महीने भी कहते हैं लोग, लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर वो 6 महीने पहले आपके पास आ रही है, ठीक है, तो इसका इसी से ही हम अपना टारगेट पूरा फुलफिल कर सकते हैं कि सारे जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है वो सही तरीके से हो जाए, ठीक है। मैम जैसे आपने हमें बताया बच्चों में बनावटी दिक्कत जो आ जाती है, हाँ हाँ, उन्हें भी रोका जा सकता है, कुछ उसके बारे में हमें बताया। हाँ, हमने बहुत पहले ये कहा था कि इफ यू वांट टू प्रोड्यूस एल्बर्ट आइंस्टीन इन योर फैमिली, एल्बर्ट आइंस्टीन को अगर आप पैदा करना चाहते हो तो फोलिक एसिड सबको दो। इसका मतलब ये है कि एक फोलिक एसिड आता है जो अमूमन ऐसे प्रेगनेंसी में सभी को दिया ही जाता है, लेकिन अगर किसी का पहले से ही हिस्ट्री है, पहले से ही अगर हमें पता चल गया कि पिछली प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम थी या बनावटी परेशानी थी, तो फोलिक एसिड हम स्टार्ट कर सकते हैं उसको पहले से ही, 3 महीने पहले से ही लेना होगा उसे। अब वो हम ये बोल देते हैं कि अगर कोई हिस्ट्री है तो वो 4 mg के करीब ले रहे हैं, पर जो टैबलेट है वो 5 mg की आती है, तो 5 mg वो आराम से ले सकती है, 3 महीने पहले से ही शुरू कर दे। तो ये जो बनावटी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या एनेनकेफली वाली परेशानी है या बच्चे में, क्योंकि वो बहुत बड़ी परेशानी है, तो वो चीज घट जाएगी और वो नहीं होगी अगर ये हम लोग अपना पहले से ही फोलिक एसिड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे जान के कि इतनी बड़ी परेशानी को कि हम एक बार सिर्फ पहले मिलने से रोक सकते हैं। जी जी जी। अब एक और जो जैसे एक और परेशानी जैसे मैंने वेट रिडक्शन के लिए बताया कि वेट रिडक्शन करना है, तो आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि 26% ऑफ द पेशेंट, जो हमारी जो जनता है जितनी, 26% लोग जो इस एज ग्रुप में है 20 to 39 यानी 20 से 39 तक में, तो उनको जो है दे आर इन ओवरवेट एंड 29% दे आर ओबीज। तो वैसे भी एक परेशानी है, आप मुझे ही देख लो, मैं भी एक ओबीज हूँ, मैं भी आगे अगर प्लान करते हैं तो हमें भी सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, सम पीपल आर टेलिंग कि ओके गो फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी या बड़ी बड़ी चीजें, ये सारी चीजें उतनी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज बहुत कम होता है और ये चीजें तो बैरियाट्रिक सर्जरी का इट इज नॉट एक्चुअली एडवाइजेबल। लेकिन अगर मान लीजिए कोई करवाना ही चाहता है तो दे शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट। वो अगर बैरियाट्रिक सर्जरी कराना चाह रहे हैं तो 1 साल 1.5 साल बाद ही बच्चे की प्लानिंग करें, ठीक है। तो इस चीज का भी एक ध्यान रखना बड़ी जरूरी है। और उसमें ये भी याद रख लें कि बैरियाट्रिक सर्जरी बड़ी सर्जरी होती है जिसमें सब कहते हैं कि आंत से आंत को जोड़ दिया और खाना कम जा रहा है, तो उसमें विटामिन डेफिशिएंसीज वो होने के बड़े चांसेस रहते हैं। तो एंथुसियास्टिकली यू डोंट गो फॉर सच थिंग, एकदम से एक्साइट होके कोई ऐसी चीज मत कर लो कि नहीं जी अब मैं तो कम नहीं कर पाऊंगी, अब मैं सर्जरी करा लेती हूँ और ये करा लेती हूँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। रिडक्शन बाय द नेचुरल मेथड, एक्सरसाइज करना, फूड का और ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो बैरियाट्रिक सर्जरीज हैं they will always cause vitamin deficiencies, vitamin A, D, E, K, C, all deficiencies you will get if अगर आप लोगों ने किसी की बैरियाट्रिक सर्जरी करवाई है तो, ठीक है। ये सारी चीजें का ध्यान रखना है। अब एक और जैसे एक और कॉमन जो स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बताना चाहती हूँ कि एक्ने की बड़ी परेशानी हो जाती है, तो दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो टू डर्मेटोलॉजी
एंड दे गिव आइसोट्रिटिनोइन, आइसोट्रिटिनोइन दे देते हैं, विच शुड नॉट बी गिवन इन द प्रेगनेंसी। तो ये बात अगर आपको बहुत एक्ने हो रहे हैं और आप वो करना चाह रहे हैं, बिकॉज इट विल कॉज अ मिस कैरेज, अबॉर्शन कर देगा, बर्थ डिफेक्ट कर देगा, तो इसका मतलब आपको वो सारी चीजें अवॉइड करना है। कोई पेशेंट अस्थमा का है तो उसको भी आप कैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है आप इनहेल्ड फॉर्म वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड और बीटा एगोनिस्ट, ये चीजें मतलब दवाइयां बदल दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगी। और डायबिटीज के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि कितने % रिस्क रहता है और क्या क्या कैसे कैसे करना है। अगर मान लीजिए कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो अगर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में है तो वो कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है तो चलेगा, लेकिन प्रेगनेंसी में एंटी हाइपरटेंसिव जैसे एसी इनहिबिटर्स विच आर मोस्टली गिवन, सबसे ज्यादा चीज वो नहीं देना है। ओनली सिर्फ हम लोग दे देते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, लेविडोलॉल या मिथाइल डोपा, ये चीजें कॉमनली दी जाती हैं और ये सेफ है। तो वो बात अगर आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें बताया कि इतने जी। जो कॉमन हमारी बीमारियां हैं उनमें हम जानना कितना जरूरी है कि मर्ज के लिए दवा बदल जाती है। हाँ, और एक जो मर्ज है जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत वो डिस्कस नहीं किया, जरा सा बस 1 मिनट लूंगी मैं आपका। वो ये है कि जो दवाइयां जैसे किसी पेशेंट्स को फिट्स आते हैं, सीजर्स डिसऑर्डर है, तो उनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पे रखा जाता है। तो उसमें जब शुरू में बच्ची है या बच्चा है एकदम शुरू कर देते, हमारे आपके दिमाग में नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टार्ट विद सोडियम वेलप्रोइड, ठीक है। लेकिन वो सोडियम वेलप्रोइड वो नहीं देना है क्योंकि उसमें बच्चे में दिक्कत आएगी, क्लेफ्ट पैलेट, वो क्लेफ्ट पैलेट होता है उसकी दिक्कत आएगी, हाइपोस्पेसियसिस, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है फिनेटोइन, तो फिनेटोइन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो नहीं देना है। तो आपको ये जानना बड़ा जरूरी हो गया है कि ये क्या दी जाए और क्या न दी जाए, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो मल्टीपल डोसेज पे है, जैसे वो फिनेटोइन भी ले रही है और फिनोबार्बिटोन भी ले रही है, सोडियम वेलप्रोइड भी ले रही है, तो वी हैव टू रिड्यूस द मतलब मल्टी ड्रग को मोनो ड्रग करना, मोनो ड्रग थेरेपी, यानी एक कर देना है और जो ज्यादा सेफर है वो दे देना है, ठीक है। मतलब मिर्गी में भी इलाज संभव है? नहीं, इलाज और इसका ये है कि बचाव बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ये चीजें और डोज भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपने लेवोट्रिजिन दिया तो वो कभी भी 300 माइक्रोग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो जो ये वाले ग्रुप है फिनोबार्बिटोन नहीं दे रहे तो भी हमारे जो डाइसिपाम वाले ग्रुप है वो थोड़े बहुत सेफ है, दे डोंट कॉज एनी प्रॉब्लम एज सच। तो ये चीजें हैं। और ड्रग्स जैसे आपके किडनी की कोई प्रॉब्लम है, कोई शुरुआती से अगर कोई डिस्टर्बेंस है उस चीज को हमें कैसे चेंज है। कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो एंटीकोगुलेंट ले रहा है, अब ओरल एंटीकोगुलेंट ले रहा है, तो हमें कैसे उसको स्विच ओवर करना है, मतलब वारफरिन हमें नहीं देना है तो हम उसको हिपैरिन पे डालेंगे, हिपैरिन इंजेक्शन में आता है, वारफरिन गोली में चलाते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना हमें जरूर। तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपको सेफ प्रेगनेंसी चाहिए तो ये मत सोचो कि डॉक्टर को आप पहले जाए और मिले हमारे पैसे खराब होंगे, नहीं। आप ये सोचो कि हमें अच्छा और सेफ बच्चा चाहिए, तो एक काउंसलिंग बहुत जरूरी है ताकि हम आगे की मुसीबतों से बच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे इसके बारे में। हमारी जनता को बहुत सहूलियत मिलेगी, इससे बहुत लोगों को पता चलेगा कि जो सोचते भी नहीं है हम कि कॉमन बीमारियों के बारे में वो इतना असर डाल सकती है। आपसे ठीक है, थैंक यू।